एक तकलीफदेह खबर कल भी हम लेकर के आए। सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, ये कानपुर में जो वाकया हुआ है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर पर खून सवार हो जाता है, जरा सी बात पर जान लेने देने पर उतार। कल ही हमने आपको बताया था कि शनिवार को कानपुर में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुई कहासुनी में भारतीय जनता पार्टी की एक स्थानीय पार्षद के पार्षद पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों ने एक आदमी को इतना पीटा कि उसकी आंख हमेशा के लिए, एक आंख हमेशा के लिए जा चुकी है, दूसरी का अभी लोग कह रहे हैं कुछ मालूम नहीं, अस्पताल वाले इलाज चल रहा है। दबंगई करने वालों ने उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी। अमोलदीप भाटिया नाम के इस व्यक्ति का इलाज दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है। आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी अंकित शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद सौम्या शुक्ला का पति। कानपुर पुलिस ने आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम रखा है। सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। अमोलदीप भाटिया अब भी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में बेहोशी की हालत में है। घटना के 3 दिन बाद भी अब तक कानपुर पुलिस मारपीट करने के आरोपी बीजेपी पार्षद पति अंकित शुक्ला को गिरफ्तार करने में नाकाम है। शुक्ला और उसके 4 गुंडे अब भी फरार हैं। हमने लोगं को सूचना देने के लिए इनाम भी डिक्लेयर किया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी सूचना देता है तो उन्हें 25-25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति जो अभियुक्त हैं एक डीसीपी सेंट्रल की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। साथ में 5 टीमें गठित की गई हैं और ये 5 टीमें पांचों अभियुक्त के ऊपर अलग अलग काम कर रही हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के जरिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये सभी आरोपी सत्तारूढ़ बीजेपी नेता हैं, इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। आज देर शाम गिरफ्तारी को लेकर के सैकड़ों की तादाद में व्यापारियों ने पुलिस थाने का घेराव भी किया। जो टेक्निकल एविडेंस हैं उनके अनुसार घटना के वक्त बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया है। उनके पति और उनके 4 साथियों को आरोपी बनाया गया है। सौम्या कह रही हैं कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, तो उन्होंने घटना के तुरंत बाद मेडिकल क्यों नहीं कराया, और जब मेडिकल कराया तो मेडिकल की रिपोर्ट जिसमें उन्हें गंभीर चोट लगने की वो बात कर रही हैं, वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही हैं। कानपुर में सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ, दिल्ली में राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मैं इसकी कठोर भर्त्सना करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि पुलिस इसमें विधि सम्मत तरीके से कठोरतम वैधानिक कार्रवाई करेगी। पार्षद का यह कहना कि ये नशे में थे तो आप पुलिस को दे सकते थे, डॉक्टरी मुआयना करा सकते थे। आपका यह कहना कि इन्होंने मेडिकल कराया वो फर्जी कराया, डॉक्टर का दिया हुआ प्रमाण पत्र और दिल्ली जाकर के गंगाराम अस्पताल में जो डॉक्टरी कराई है वो आपके हिसाब से फर्जी हो सकती है, लेकिन पार्षद महोदय अब आपके बारे में जांच किया जाएगा कि आपको बाउंसर लेके चलने का अधिकार किसने दे दिया है। और बाउंसर लेके चलने में जरूर आपको जो जीवन भय है वो इसीलिए है क्योंकि आपकी इस तरीके की आपराधिक घटनाएं जो हैं वो आपके जीवन भय को बढ़ा देती हैं। बेहतर होता कि आप जनता की एक सम्मानित प्रतिनिधि हैं, आपको चाहिए था कि इसको नियम और कानून के अंतर्गत इसका समाधान देखती, न कि इस तरीके के आपत्तिजनक व्यवहार करके। पुलिस को मेरा परामर्श ये होगा, अपराध पंजीकृत करके जिन बाउंसर्स ने ये कार्रवाई की है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। और सामान्य धाराओं जिसके बारे में ये बताया गया पीड़ित पक्ष ने कि केवल सामान्य धाराएं लगाई गई हैं, 307 हत्या करने का प्रयास, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस गिरोह की तरह, नाजायज गिरोह की तरह इन्होंने काम किया तो 147, 148, 149, 307 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और पार्षद महोदया ने अगर वहां पे और उनके पति ने मूक दर्शक होकर के उकसाया है अपने बाउंसरों को, यह आदेश दिया है सिख दंपति की पिटाई करने का, तो इनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, धारा 120 बी आईपीसी के।
कानपुर एक सुसंस्कृत नगर है, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस तरीके का आपराधिक और आपत्तिजनक व्यवहार बिल्कुल भी अक्षम्य नहीं है। कानपुर पुलिस को चाहिए कि ऐसी प्रभावी कार्रवाई करे जिससे कि दोबारा इस तरीके का दुर्व्यवहार या रोड रेज या अहंकार प्रदर्शित करने का किसी को कोई दुस्साहस न करे। कानपुर की यह पूरी घटना दिखाती है कि किस तरह गाड़ी चलाने के दौरान किसी के सिर पर खून सवार हो जाता है और उस तैश में वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे मामले कम नहीं हैं। पिछले ही कुछ महीनों में देश के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर घटी कुछ घटनाओं पर आइए नजर डाल लें। 18 सितंबर को दिल्ली के भजनपुरा इलाके की इन तस्वीरों को आप देखिए। पहले मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने एक खड़ी कार को टक्कर मारी, फिर कार मालिक और उसके मां घर से बाहर निकले तो उनके साथ बहस करने लगे। बहस आगे बढ़ी तो उन पर पिस्तौल तान दी। मामला बढ़ने से पहले मां ने अपने बेटे को अंदर भेज दिया। यही नहीं, दोनों आदमियों ने घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की, लेकिन महिला ने रोक दिया। आप ही सोचिए, टक्कर मारने के बाद पिस्तौल तानने वालों के दिमाग पर कैसा खून सवार हो। अरे स्क्रैच ही तो लगा है, रिपेयर हो जाएगा। वो वहीं पर कत्ल भी कर सकते थे। बंदूक तान दी, कुछ कहा सुनी होती तो कितना टाइम लगता गोली दागने। अब बेंगलुरु में इसी साल 29 अगस्त को हुई इस घटना को देखिए। इसरो के एक वैज्ञानिक आशीष लांबा अपनी कार से जा रहे थे। ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर नए बने एक अंडरपास के करीब बिन हेलमेट लगाए एक युवक लापरवाही से स्कूटी चला रहे थे। ऐसे में वो अचानक कार के सामने आ गए। आशीष लांबा ने तुरंत ब्रेक लगाया तो स्कूटी वाला शख्स सामने आकर लड़ने लगा, कार पर किक भी मारी। यह पूरा वाकया आशीष लांबा के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में कैद हो गया। अब हरियाणा के पंचकुला में एक डॉक्टर गगन के साथ हुई वारदात देखिए। 29 अगस्त को रोड रेज के इस मामले में एक तेज रफ्तार कार के बोनेट पर यानी कि आगे उस पर 50 मीटर दूर तक घसीटा गया। कार चलाने वाले के दिमाग में इतना खून सवार था कि डॉक्टर कार से लटका हुआ था, लेकिन उसने कार नहीं रोकी, तेजी से भगाता रहा। डॉक्टर गगन दरअसल अपने बेटे को ट्यूशन से घर वापस ले जा रहे थे। पंचकुला के सेक्टर 8 में एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की और इस कोशिश में डॉक्टर गगन की कार में टक्कर मारी। डॉक्टर गगन ने आरोपी की कार रुकवाई और बात करने के लिए बाहर निकले तो आरोपी ने उन्हें टक्कर ही नहीं मारी, उन्हें अपनी कार के बोनट पर घसीटता हुआ 50 मीटर ले गया। ये बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी, दौड़ाओ गाड़ी। क्या होगा, थोड़ी देर ये चिपके रहेंगे, उसके बाद सटक जाएंगे, गिर जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, बात आई गई हो जाएगी। अब ये इसी साल 13 जुलाई को बेंगलुरु की एक घटना देख लीजिए। बेंगलुरु की एक रोड पर एक आदमी कार चला रहा है, उसके आगे मोटरसाइकिलों पर 4 युवक जा रहे हैं जो जानबूझकर उसकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक ले जा रहे हैं। हॉर्न बजाने पर भी उसे आगे नहीं बढ़ने देते, अपनी अकड़ में ऐसे ही चलते रहते हैं। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहता है और उसके बाद एक आदमी अपनी बाइक कार के आगे रोक देता है, दूसरा भी बाइक रोकता है, तीसरा रॉन्ग साइड से कार में टक्कर मार देता है। वो उतरकर कार सवार के पास आते हैं, उससे उलझने और पीटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन खतरा भांपकर कार ड्राइवर तुरंत कार बैक कर वहां से दूर निकल जाता है। और ये वाकया भी डैशबोर्ड में, जो गाड़ी में जो डैश कैम लगा रहता है, उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। एक चीज ये सब लोगों को कर लेनी चाहिए, अपने अपने गाड़ी, अपने अपने वाहन में कैमरा लगा लीजिए। कुछ भी होगा, कम से कम प्रमाण तो होगा आपके पास। कुछ ऐसी ही घटना 7 मई को दिल्ली में नांगलोई मेट्रो स्टेशन के करीब सामने आई। यहां भी डैशबोर्ड कैमरे ने कार के आगे जबरन बाइक रोककर कार सवार प्रवीण जांगड़ा को धमकाने की वारदात को रिकॉर्ड कर लिया। मामला हाई बीम को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने कार के आगे बाइक रोक दी, कार सवार को गाली दी, थप्पड़ मार दिया। पीड़ित ने पूछा कि मारपीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो माने नहीं और मारपीट करने के लिए निकल पड़े। हालांकि बाद में गिरफ्तार हुए। ये तो हमने आपको
हाल की कुछ घटनाएं बताई हैं, लेकिन ये मारपीट की घटनाएं हर रोज होती रहती हैं। सैकड़ों घटनाएं होती होंगी, हर शहर में होती होंगी, क्योंकि रोड रेज एक ऐसी चीज है जो लगातार हर जगह होती रहती है। अच्छा, इन केस में तो क्योंकि गाड़ी में डैश कैम लगा है तो बाइकर्स की गलती आपको पता चली। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और उनको ये लगता है कि सड़क तो हमारी। बाइक चलाने वाले कीड़े मकोड़े, साइकिल पर अगर कोई है तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और पैदल तो लोग क्यों ही चल रहे हैं, है ना, ये भी सच है। लेकिन आइए हम आंकड़ों की बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में पूरे देश में रैश ड्राइविंग और रोड रेज की 3.5 लाख के करीब घटनाएं रिकॉर्ड हुई। जिन राज्यों में ये घटनाएं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई हैं, आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। 2021 में केरल में 85,325 ऐसी घटनाएं दर्ज हुई। उसके बाद तमिलनाडु में 40,935, मध्य प्रदेश में 38,322, उत्तर प्रदेश में 20,780 और महाराष्ट्र में 19,909। हम ये भी बता दें, ये दर्ज की हुई घटनाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं दर्ज ही नहीं होती। तो अगर आप ये साउथ के आंकड़े देख रहे हैं तो ऐसा भी संभव है कि उन राज्यों में ये मामले दर्ज ज्यादा हो रहे हैं, रिकॉर्ड ज्यादा हो रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं कहां सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई हैं। मैं बार बार रिकॉर्ड शब्द पर जोर डाल रहा हूं क्योंकि यह हो सकता है, संभव है कि रिकॉर्ड ही ना हो रहा हो। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में चेन्नई में सबसे ज्यादा मामले 4,000 के आसपास रिकॉर्ड हुए रैश ड्राइविंग। इसके बाद दिल्ली 3,722, कोच्चि 3,292, बेंगलुरु 2,650 और कोड़िकोड में 2,500। ये घटनाएं हैं जो रिकॉर्ड हुई। आज हमने रोड रेज की खबर कानपुर की घटना से शुरू की थी। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में कानपुर में रोड रेज की 516 ही घटनाएं दर्ज हुई। मैं बार बार दर्ज की हुई घटनाओं के बारे में हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि जितनी ये रिकॉर्ड होती हैं, दर्ज होती हैं, उससे कहीं ज्यादा घटनाएं रोड पर हर रोज होती हैं। रोड रेज की ऐसी घटनाएं क्यों? सुबह शाम जब देखो तब कई लोग इतने गुस्से में रहते हैं कि जरा सी बात पर वो अंदर का गुस्सा, मारपीट। कुछ लोग जो है वो अपनी गाड़ी में बेसबॉल बैट, इसी बहाने बेसबॉल के बैट की बिक्री हो रही है। बताइए, इसलिए है बेसबॉल का बैट कि आप जाएं किसी का कांच तोड़ दें। आखिर ऐसा क्यों है? हम सड़कों पर उतरते ही इतने अधीर, इतने बेचैन, इतने गुस्सैल क्यों हो जाते हैं? किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं? हमने बात की मनोचिकित्सक यानी कि एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। लोग कम सोते हैं, ज्यादा काम करते हैं और आज के माहौल में सभी जगह वायलेंस चालू है। साथ साथ में लोगों को पता है कि हमने कुछ किया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गरीब अंदर जाते हैं और अमीरों को बेल मिलती है। तो कानून का भी कोई डर नहीं है। साथ साथ में नींदुआ कम है, काम बहुत ज्यादा है, लंबा समय काम करते हैं और इसीलिए अपना जो हिंदुस्तान है ये क्रोनिक डिजास्टर सिंड्रोम में है, प्रेशर कुकर है। इसके साथ ये भी समझना आवश्यक है कि जब लोगों के बीच में कनेक्शन कम होता है, डिसकनेक्शन होता है, तो गुस्सा भी बहुत बढ़ती है। ये ऑर्केस्ट्रा बिगड़ने के बाद हमें इमोशनल ब्लाइंडिंग का एक सिम्टम आता है, जिससे हम इमोशनली ब्लाइंड होते हैं, सोचने से पहले रिएक्ट करते हैं। कानपुर का इंसिडेंट ये रोड रेज नहीं है, बदमाशी है। ये सभी 4 बाउंसरों को अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्यवाही बिल्कुल होना चाहिए। रोड में ट्रैफिक भी बहुत है आजकल। एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत लंबा समय लगता है और जब ट्रैफिक में लोग ज्यादा फंसते हैं तो गाड़ी के इंजन भी गर्म होता है और मन का इंजन भी बहुत गर्म होता है। और ऐसे समय पर हॉकिंग तो हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है। आमने सामने को होने इसका कोई विचार ही नहीं है। और साथ साथ में विचार न होने पर थोड़ी सी माचिस लग गई तो बम फटता है। तो ये कारण है रोड रेज का हिंदुस्तान में। समाज को शांत होने के लिए समाज में बहुत बड़ा उपक्रम योग का, स्लीप हाइजीन को समझने का,
गैजेट और नेटफ्लिक्स और ये सब सोशल मीडिया से दूर होने का, और साथ साथ में शेजार धर्म जब बोलते हैं कि आसपास के लोगों को बार बार इकट्ठा आना, ये सब चीजों के बारे में बात करना, खेलकूद बढ़ाना, और सो डिस्कनेक्शन जब है तो कनेक्टिविटी बिल्कुल बढ़ाना, मोहल्ले में, स्कूल कॉलेजों में और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कल्चरल एक्टिविटीज जैसे योग है, खेलकूद है, सामाजिक एक्टिविटीज है, उसके साथ साथ में जितने त्योहार होते हैं उनकी एक्टिविटीज बढ़ाना, और इस चीज का अवेयरनेस बिल्कुल करना कि इमोशनल हाईजैकिंग खुद के लिए नुकसानदायक है। आपने किसी को मारा पर आपका शरीर धीरे धीरे मर रहा है, आपकी आत्मा धीरे धीरे छोटी हो रही है, और उसकी जो सहानुभूति और करुणा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। इसीलिए इमोशनल हेल्थ के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में और सभी स्थानों पर डिस्कशन होना चाहिए। जैसे कैसे हम अपना पल्स और बीपी शांत रखें, वैसे ही अपना मन का टेम्परेचर को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए।